डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स। सबसे पहले देखते हैं कि विस्कोसिटी क्या रहती है। विस्कोसिटी का मतलब रहता है रेजिस्टेंस टू फ्लो, रेजिस्टेंस ऑफ ए लिक्विड टू फ्लो। और मैं कहूंगा रेजिस्टेंस ऑफ ए लिक्विड टू डिफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन यानी डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करना या फ्लो को रेजिस्ट करना, यानी फ्लो के लिए रुकावट पैदा होना या डिफॉर्मेशन के लिए रुकावट पैदा होना, उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। अब डिफॉर्मेशन क्या है? डिफॉर्मेशन किस चीज को कहते हैं? डिफॉर्मेशन का मतलब रहता है चेंज इन शेप, ठीक है। और मैं कहूंगा मूवमेंट ऑफ, डिफॉर्मेशन का दूसरा जो मीनिंग है वो है मूवमेंट ऑफ नेबरिंग portions relative to one another या each other कहेंगे हम, one another, इसको हम कहते हैं डिफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास में एक सॉलिड क्रिस्टल है, सॉलिड क्रिस्टल को अगर आप ऐसा एंगल चेंज करके भी देखेंगे तो इसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास में पानी का गिलास है, वो इस तरह का है, पानी के गिलास को अगर आप थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो इसकी शेप जो है ये भी चेंज हो जाएगी और मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो भी बढ़ जाएगी या मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे एक दूसरे के कंपैरिजन में या रिलेटेड टू वन अनदर। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, देखो ये मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर शेप में थे, इनका मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में था, लेकिन जब हमने इस गिलास को, पानी के गिलास को टिल्ट किया तो देखो इनकी मूवमेंट भी चेंज हो गई, इन्हें मूवमेंट बढ़ गया, यहाँ पे मूव हो गए मॉलिक्यूल्स रिलेटेड टू वन अनदर और इसकी शेप में भी चेंज आ गई। अब अगर हम इस पानी के गिलास को और टिल्ट करेंगे, देखो होगा क्या, ये पानी जो है ये इस तरह फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन पानी के फ्लो होने के दौरान यहां का जो पानी है, इसके गिरने की जो वेलोसिटी होगी या इसके बाहर आने की जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी, जबकि जो ऊपर का पानी, ये वाला पानी, ये जल्दी बाहर आ जाएगा, फास्ट बाहर आ जाएगा। यानी नीचे वाला पानी स्लोली मूव होगा, लेकिन ये ऊपर वाला पानी फास्ट मूव होगा। यानी इसकी मूवमेंट इसके कंपैरिजन में अलग होगी, इसकी मूवमेंट इसके कंपैरिजन में अलग होगी, यानी अलग अलग लेयर्स में बोलूंगा, अलग अलग स्पीड से मूव होंगी, ठीक है। इसको कहते हैं रिलेटिव मोशन, ठीक। अब देखो इसकी जगह अगर मैं हनी लूंगा, हनी पानी की जगह सपोज अगर मेरे पास हनी है, हनी का गिलास लूंगा मैं और इसको टिल्ट करूंगा। टिल्ट करने के बाद में क्या होगा, इसमें भी हनी बाहर आ जाएगा, लेकिन ये जो हनी है यानी शहद, ये पानी के कंपैरिजन में स्लोली बाहर आ जाएगा। तो मैं ये बोलूंगा कि पानी में रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस टू फ्लो कम है, और शहद में रेजिस्टेंस टू फ्लो ज्यादा है। और ये रेजिस्टेंस कौन सी है, कैसी है, कहां से आती है, ये भी देखेंगे हम, ठीक है। या मैं ऐसा कह सकता हूं सिंपली, अगर मेरे पास में पानी है, सपोज ये यहाँ पे मैंने वाटर ड्रॉप डाल दिया तो ये वाटर ऐसे फास्ट मूव होगा, लेकिन अगर मैंने इसके कंपैरिजन में यहाँ पे हनी डाल दिया तो हनी जो है स्लोली मूव होगा इस स्लोप पे। अब ये स्लोप जितना ज्यादा होगा, ज्यादा स्लोप होगा, उतना यहाँ पे ये फास्ट मूव होगा, समझ में आना। और इन दोनों लिक्विड्स में जो लिक्विड ज्यादा गाढ़ा होगा, यानी जो ज्यादा थिक होगा, वो उतना स्लोली मूव होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो विस्कोसिटी यानी रेजिस्टेंस टू फ्लो है, ये गाढ़ापन है, गाढ़ापन यानी थिकनेस, एक लिक्विड की थिकनेस, सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूं मैं, वो कितना थिक है, वो कितना गाढ़ा है। बात समझ में आ रही है? शाबाश। अब हनी क्यों गाढ़ा है और पानी गाढ़ा क्यों नहीं है? तो मैं ये सिंपल लैंग्वेज में अगर अभी कहूं तो मैं ये कहूंगा कि इस हनी में इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है, यानी ये जो रेजिस्टेंस टू फ्लो हम बात कर रहे हैं ना, इट इज एक्चुअली इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैं ये कहूंगा जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी ये एक्चुअल में इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस टू फ्लो है, अंदर की रेजिस्टेंस, यानी इसका मतलब हनी में अंदर की जो रेजिस्टेंस है, लिक्विड के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है, जबकि वाटर में जो अंदर की रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टू फ्लो, वो कम है। इसलिए वाटर फास्ट मूव हो रहा है और हनी जो है स्लो मूव हो रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि हनी जो है, हनी की जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी ये ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, बात मेरी समझ में आई? शाबाश। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस कहां से आती है, ये मैं बताऊंगा आपको। देखो, हमारे पास में मान लीजिए एक सॉलिड है, ये हमने किसी फर्श पे या ज़मीन पे, मैं बोलूँगा, या किसी और एक सॉलिड पे रखा है और हम इसको ऐसे स्लाइड कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये सॉलिड ऐसे मूव होना चाहेगा, लेकिन ये वाला जो ये फर्श जो है ये इसको पीछे की तरफ रोकने की कोशिश करेगा ड्यू टू फ्रिक्शन। तो यहाँ पे जो फोर्स हो रहा है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो है फ्रिक्शन। जबकि लिक्विड्स में जो फोर्स है मैं उसको बोलूंगा इंटरनल फ्रिक्शन। क्या बोलूंगा मैं इसको? इंटरनल फ्रिक्शन, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्सटर्नल है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू फ्लो इज कॉल्ड फ्रिक्शन। जब इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो जो है उसको मैं बोलूंगा इंटरनल फ्रिक्शन, और इसी इंटरनल फ्रिक्शन को मैं बोलूंगा ये है जनाब विस्कोसिटी। अब ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन हम तब यूज करते हैं वर्ड जब हमारे पास में सॉलिड सब्सटेंसेस आते हैं, लेकिन ये जो अंदर वाली फ्रिक्शन है ये फ्लूइड्स में होती है। कहाँ पे होती है? फ्लूइड्स में गैसेस और लिक्विड्स आते हैं, गैस एंड लिक्विड। अब ये फ्रिक्शन कहाँ से आती है ये भी देखेंगे हम, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं जो विस्कोसिटी है, वर्ड विस्कोसिटी ये याद रखना। विस्कोसिटी ये एक्चुअल में लैटिन वर्ड विस्कम से निकला है। विस्कम, मैं बोलूंगा लैटिन वर्ड विस्कम। क्या है उसका नाम? विस्कम। एक्चुअली एक फ्रूट है। फ्रूट कौन सा फ्रूट है ये? उस फ्रूट को कहते हैं हम मिसलटू। क्या कहते हैं? मिसलटू। जिस तरह खूबानी रहती है उस तरह का फ्रूट रहता है ये बेरी है, मिसलटू बेरी। और इसका जो जूस रहता है वो गाढ़ा रहता है, गाढ़ा विस्कस रहता है, इसीलिए वहां पे मतलब इसका जो नाम है ये रखा गया विस्कम, और इस पे से निकला है विस्कोसिटी। बात समझ में आ गई? अब अगर मैं विस्कोसिटी का उल्टा कहूं, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, मतलब रेजिस्टेंस टू फ्लो, इसका जो रेसिप्रोकल आएगा उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी, वो क्या आएगा? इससे थोड़ा समझने में आसानी होगी। विस्कोसिटी वो कहलाता है फ्लूइडिटी का मतलब रहता है असिस्टेंस इन फ्लो, यानी बहने में कितनी आसानी होती है उसको कहते हैं फ्लूइडिटी। तो मैं कहूंगा वाटर की फ्लूइडिटी ज्यादा है, हनी की फ्लूइडिटी कम है, लेकिन वाटर की विस्कोसिटी कम है और हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है। बात मेरी समझ में आ रही है? शाबाश। अब देखो होता क्या है, ये विस्कोसिटी आता कहां से और ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये जो विस्कोसिटी है ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, दो फैक्टर्स मैं बोलूंगा विस्कोसिटी के लिए। विस्कोसिटी एक जो फैक्टर है मैं बोलूंगा उसको कोहेसिव फोर्स, और दूसरा जो फैक्टर है मैं कहूंगा कि काइनेटिक एनर्जी। यानी विस्कोसिटी ये मॉलिक्यूल्स के आपस में या लिक्विड के आपस में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, लिक्विड अट्रैक्शन, उसको मैं कहूंगा कि ये कोहेसिव फोर्स है। यानी लिक्विड और लिक्विड के बीच में, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से विस्कोसिटी आती है। जितना वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मैं ये कहूंगा कि शॉर्टकट में अगर आपको समझना है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहां पे ज्यादा होता है वहां पे विस्कोसिटी ज्यादा होती है। दूसरा रहता है काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी ड्यू टू मोशन। जितना काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगा उतना विस्कोसिटी कम रहेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो विस्कोसिटी कम हो जाएगा। यानी जितने मॉलिक्यूल्स मूव होंगे उतने वो मोबाइल हो जाएंगे, उतनी उनकी फ्लूइडिटी बढ़ेगी, उतनी उनकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। बात मेरी समझ में आ रही है? शाबाश। अब इसको हम थोड़ा सा मैथमेटिकली भी समझते हैं, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देते हैं किसको? विस्कोसिटी को, और थोड़ा सा डायग्राम बना के समझते हैं कि आती क्यों है विस्कोसिटी, किसकी वजह से और किस चीज़ पे डिपेंड करती है। ठीक है, देखो इसको समझने के लिए हम सिंपली एक हनी का गिलास लेते हैं या किसी और लिक्विड का गिलास लेते हैं और उसको टिल्ट करते हैं, तो होगा क्या? इसमें से लिक्विड बाहर आ जाएगा। जो ऊपर लिक्विड होगा, यानी जो इस गिलास के या इस बीकर के वॉल से दूर होगा लिक्विड, वो फास्ट मूव होगा, जबकि इसके अंदर जो ये इसके नीचे की लेयर ये थोड़ी स्लो मूव होगी, ये और स्लो मूव होगी। जो गिलास के साथ में है चिपकी हुई लेयर वो बहुत कम मूव होगी। ठीक है, क्यों ऐसा होगा ये भी बताऊंगा मैं। देखो मान लीजिए ये गिलास है और ये गिलास का वॉल है, इसके साथ में जो पहली लेयर होगी ये इसके साथ में चिपकी हुई होगी, यानी यहाँ पे एडिशन हुआ होगा, एडिसिव फोर्स, यानी ये इसके साथ में बंद होगी ये वाली लेयर। अब इसके ऊपर जो लेयर होगी, इसके ऊपर लेयर वो थोड़ी सी फास्ट मूव होगी। क्यों? क्योंकि इस गिलास का जो वॉल है या बीकर का जो वॉल है वो इसको अपने साथ में चिपका के रख देगा, बंद रखेगा, तो ये स्टैटिक हो जाएगा। जबकि इससे दूर, जितना हम दूर जाएंगे उतनी ये लेयर्स फास्ट मूव होंगी, क्योंकि जितना ये दूर जाएंगे उतना ये एडिशन कम हो जाएगा, एडिसिव फोर्स कम हो जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है? उतना एडिशन यहाँ पे कम होगा गिलास के साथ। ठीक, अब होता क्या है या मैं बताऊंगा। अगर ये दरिया है, दरिया के जो बॉटम पे जो पानी की लेयर होगी वो उसके साथ में चिपकी हुई होगी, लेकिन इसके ऊपर जो और एक लेयर होगी वो थोड़ी सी फास्ट मूव होगी, थोड़ी सी मूव होगी। इसके ऊपर जो होगी और मूव होगी, इसके ऊपर और मूव होगी, इसके ऊपर और मूव होगी। क्यों? देखो दरिया का जो ये वाला पार्ट, दरिया के साथ में जो लेयर लगी हुई होगी, ये ड्यू टू फ्रिक्शन मूव नहीं हो सकती, ये बंद होगी इसके साथ में। इसको मैं बोलूँगा स्टैटिक लेयर या स्टेशनरी लेयर। लेकिन ये वाली जो ऊपर वाली लेयर्स है, दीज आर मोबाइल लेयर्स। और जितना हम इस बॉटम से ऊपर जाएंगे या यहाँ से इस वॉल से जितना ऊपर जाएंगे उतना बॉटम के साथ में इनका जो फ्रिक्शन होगा वो कम होगा। ठीक है, ये बात मेरी समझ में आ रही है? शाबाश। अब देखो ये हो गई एक बात। अब यहां से यहां तक अगर हम जाते हैं, सपोज यहां से यहां तक, मैं बोलूंगा ये हाइट बढ़ रही है, इस हाइट को मैं लिखूंगा h और x। ठीक है, जितनी हम हाइट बढ़ाएंगे उतनी ये जो फ्लूइडिटी है वो बढ़ेगी और विस्कोसिटी कम होगी, यानी उतना ये जो लेयर्स हैं, वाटर की लेयर्स या लिक्विड की लेयर्स, वो इतना इजीली या जल्दी फ्लो होंगी, उतनी उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, उतना वो फास्ट मूव होंगी, यानी उतना उनको रोकने वाला दूर हो जाएगा। रोकने वाला ये है, ये दूर हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे जब हम पहुँचते हैं तो इसकी वेलोसिटी होती है v, इस लेयर की वेलोसिटी होती है v। अब इसके ऊपर जो लेयर होगी उसकी वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, सपोज उसकी वेलोसिटी v प्लस dv, थोड़ी सी ज़्यादा। तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान, इन दोनों लेयर्स के दरमियान वेलोसिटी डिफरेंस है ड्यू टू दिस हाइट डिफरेंस। तो दिस वेलोसिटी डिफरेंस यानी dv विद dx, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या कहते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। बात मेरी समझ लेना, वेलोसिटी ग्रेडियंट। बात मेरी समझ में आ रही है? शाबाश। अब देखो इसी वेलोसिटी ग्रेडियंट के कारण एक लेयर, जो ऊपर वाली जो लेयर वो जल्दी बाहर आ जाती है, लेकिन नीचे की जो गिलास के साथ में लेयर चिपकी हुई है या उसके नज़दीक जो लेयर, गिलास के इसके वॉल के नज़दीक, वो लेयर पीछे रह जाएगी, वो धीरे धीरे बाहर आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? शाबाश। अब इन लेयर्स के दरमियान जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उतना यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, उतना रेजिस्टेंस टू फ्लो ज़्यादा होगा। बात मेरी समझ में आ रही है? शाबाश। और
जितना वेलोसिटी डिफरेंस ज्यादा होगा उतना इन दोनों के दरमियान रगड़ ज्यादा होगी, रगड़ यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा। बात मेरी समझ में आ रही है? शाबाश। अब हमारे पास में सपोज दो लेयर्स, एक लेयर है ये, दूसरी लेयर है ये मान लीजिए इसका एरिया है, ये इसका एरिया है। एक लेयर थोड़ी आगे जा रही है, दूसरी लेयर थोड़ी पीछे रह रही है। बात मेरी समझ में आ रही है? शाबाश। अब जितना ये एरिया ऑफ कांटेक्ट दो लेयर्स के दरमियान, ये मान लीजिए एक लेयर ये दूसरी लेयर है, जितना इनके दरमियान कांटेक्ट ज्यादा रहेगा उतना फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, और जितना एरिया कम होगा उतना फ्रिक्शन भी कम होगा। मान लीजिए हमारे पास में दो लेयर्स और हैं और यहां पे एरिया इनका बढ़ रहा है। जितना एरिया बढ़ेगा तो उतने वो एक दूसरे के कांटेक्ट में ज्यादा रहेंगे, उतने उनके दरमियान जो फ्रिक्शन होगी वो ज्यादा होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो मैं ये कहूंगा फिर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है एफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसको हम विस्कोसिटी कहते हैं, विस्कस फोर्स, मैं बोलूंगा विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन ही की इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से ये जो इनके दरमियान लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शन लगती है उसी से तो विस्कोसिटी बनती है। जितना ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या विस्कस फोर्स ज्यादा होगा उतनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। तो ये फ्रिक्शन ऑफ फोर्स कब ज्यादा होगा? जब इन दोनों के दरमियान वेलोसिटी डिफरेंस ज्यादा होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा होगा। तो मैं ये कहूंगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी dv by dx। dv by dx ये स्मॉल वेलोसिटी ग्रेडियंट है। v क्या है? वेलोसिटी, और x क्या है? हाइट, मैं बोलूंगा हाइट। ठीक, बात मेरी समझ में आ रही है? एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस या एरिया ऑफ लेयर में बोलूंगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना इनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा दो लेयर्स का, उतना वो आपस में एक दूसरे को रगड़ेंगे ज्यादा, उतना वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा, यानी उतना इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा हो जाएंगे और एक दूसरे को रोकने की कोशिश करेंगे, पीछे रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए अगर यहां पे वेलोसिटी डिफरेंस दोनों में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यहां पे फ्रिक्शन ही नहीं है। यानी अगर यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट दोनों में जीरो है तो इसका मतलब ये दोनों एक साथ में चल रहे हैं, यानी इनमें वेलोसिटी डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी एक दूसरे को रोकती भी नहीं है, समझ में ना, एक साथ में चल रही है। क्योंकि पैरेलल में चलने वाली लेयर्स एक दूसरे को नहीं रोकेंगी। यानी मैं ये बोलूंगा dv by dx यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट इफ इट इज जीरो, इफ इट इज जीरो, तो इसका मतलब फ्रिक्शन कितना है फिर? फ्रिक्शन, देयरफॉर फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन वो भी कितना होगा? जीरो होगा। ये याद रखना। या मैं फ्रिक्शन के बदले में डायरेक्ट लिखूंगा विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कितना होगा इनका? वो भी जीरो होगा अगर इनके दरमियान वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं है, वेलोसिटी डिफरेंस नहीं है, यानी एक दूसरे के आगे पीछे नहीं चल रहे। अगर ये एक दूसरे के साथ में चल रहे हैं तो इसका मतलब ये एक दूसरे को रोकते नहीं है। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के बीच में जो फ्रिक्शन है वो भी नहीं है, यानी विस्कोसिटी इनके बीच में कुछ भी नहीं। क्लियर? बात समझ में आ रही है? शाबाश। तो ये बात समझ में आ गई तो फिर मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूं जो विस्कस फोर्स है F, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू dv dx। इसके बदले लिख सकता हूं मैं, है ना, ये जो हमने ऊपर लिखा इसके बदले में ऐसे डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं। या मैं कहूंगा फोर्स जो रहेगा इट इज इक्वल टू, यहां पे लगाएंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नीटा, इंटू रखेंगे ए मीन्स एरिया। क्या है ये? एरिया, इसको सरफेस एरिया लिख देना, सरफेस एरिया ऑफ लेयर, लिक्विड लेयर, इंटू dv by dx। ठीक, तो ये है हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या विस्कस फोर्स, इससे हम निकाल सकते हैं। अब ये जो नीटा है, नीटा इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या कहते हैं हम? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बात मेरी समझ में आ रही है? ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा किसके बराबर है? अगर मैं आपसे पूछूं नीटा किसके बराबर है तो आप क्या कहेंगे? नीटा बराबर आएगा, ए को इधर ले जा, ये बन जाएगा फोर्स, यहाँ पे मल्टीपल में था, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इनटू करेंगे, इनटू ये इधर ले जाओ, ये उल्टा हो जाएगा, ये बन जाएगा dv by dx के बदले में dx by dv।
आप इसको x पे v भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने dx पे dv इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे स्मॉल चेंज आ रही है। स्मॉल चेंज को हम दिखाते हैं d से, लार्ज चेंज को हम दिखाते हैं डेल्टा से। अब डेल्टा से भी दिखा सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, ये आपको बताता है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसके बराबर होता है। ठीक है, इसको मैं ले जाऊंगा नेक्स्ट पेज पे। ये है हमारी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन। अब देखो, नीटा ज्यादा, नीटा यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा कब होगी? जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा। यानी नीटा ज्यादा कब होगा? जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा। और ये कम कब होगा? जब ए ज्यादा होगा। यानी नीटा कम कब होगा, या ऐसे बोलूंगा मैं, ये कम कब होगा? जब ए ज्यादा होगा। ए ऐसा बोल सकता हूं, ए, या इन शॉर्ट में बोल सकता हूं कि नीटा ज्यादा तब होगा जब फोर्स पर यूनिट एरिया ज्यादा हो जाएगा। ये याद रखना, फोर्स पर यूनिट एरिया ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? और नीटा डिपेंड करता है इस पे भी, किस पे? एक्स पे भी। यानी डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो नीटा ज्यादा है, अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो नीटा कम है। इतना याद रखना। लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का बताता हूं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कब ज्यादा होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा कब होगा? जब नीटा ज्यादा होगा या जब एरिया ज्यादा होगा। याद रखना, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तब जब एरिया ज्यादा होगा। ये इसमें कंफ्यूज मत होना। नीटा और फोर्स कहीं कहीं पे मैच हो रहे हैं। देखो, फोर्स ज्यादा, नीटा ज्यादा। क्लियर? लेकिन जब हम फोर्स यानी विस्कोसिटी अगर हम देखेंगे, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस। याद रखना। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कब ज्यादा होगा? जब नीटा ज्यादा होगा, या जब एरिया सरफेस एरिया ज्यादा होगा, या मैं बोलूंगा जब वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। वेलोसिटी जब ज्यादा होगी तब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा या विस्कस फोर्स ज्यादा होगा। लेकिन अगर हाइट ज्यादा हो गई, यानी एक्स अगर ज्यादा हो गया, अगर एक्स ज्यादा हो गया तो फोर्स कम हो जाता है, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है। यानी दो लेयर्स के दरमियान अगर डिस्टेंस ज्यादा हो जाती है, या जो बॉटम लेयर है, बॉटम लेयर से जितना आप ऊपर जाएंगे उतना आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम मिलेगा। क्लियर? यहां तक तो क्लियर है, शाबाश। अब दूसरी बात, अब मैं अगर आपसे पूछूं यूनिट ऑफ नीटा क्या है? यूनिट ऑफ नीटा तो आप इजीली निकाल सकते हैं। इसको आप सीजीएस सिस्टम में भी निकाल सकते हैं, एसआई सिस्टम में भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले एसआई यूनिट निकालेंगे हम। ठीक? नीटा जो है, नीटा का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का बोल रहा हूं मैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो यूनिट होगा, एसआई यूनिट, ये यहां से आपको मिल जाएगा। कहां से? नीटा इज इक्वल टू एफ बाई ए, फोर्स डिवाइड बाई एरिया इनटू डी एक्स, यानी हाइट डिवाइड बाई वेलोसिटी डीवी। राइट? तो एसआई यूनिट क्या आएगा इसका? नीटा का फोर्स का लिखते हैं हम न्यूटन, एरिया का लिखते हैं मीटर स्क्वायर, इनटू करेंगे हम हाइट यानी डिस्टेंस, मैं लिखूंगा मीटर, डिवाइड बाय वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। राइट? मीटर पर सेकंड। अब मीटर कट, तो इसका जो यूनिट आएगा, वो आएगा न्यूटन। इस यहाँ पे बचाइए मीटर स्क्वायर मगर डिवाइड में, तो मैं लिखूंगा इसको मीटर पर स्क्वायर, और सेकंड को ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा, पर सेकंड को ऊपर ले जाए बन जाएगा सेकंड। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं हम? शाबाश, इसको कहते हैं हम पास्कल। क्या कहेंगे हम इसको? पास्कल। मैं कहूंगा पास्कल। तो पास्कल इनटू ये सेकंड आएगा, है ना। इसका यूनिट जो आएगा वो आएगा पास्कल सेकंड, ऐसा यूनिट। अब देखते हैं हम सीजीएस में यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम में, आप किलोग्राम के बदले में ग्राम लेंगे। तो फोर्स का जो यूनिट आएगा वहां पे, फोर्स का, ये याद रखना, फोर्स का जो यूनिट आएगा वो आएगा डाइन। क्या आएगा? डाइन। न्यूटन के बदले में डाइन आएगा। तो मैं कहूंगा नीटा का जो यूनिट है वो आएगा डाइन्स। ठीक? और इसमें मीटर स्क्वायर है तो यहां पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, इनटू करेंगे मीटर के बदले में यहां पे सेंटीमीटर, यहां पे भी सेंटीमीटर, यहां पे लिखेंगे पर सेकंड। सेंटीमीटर कट,
ये आएगा डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड। अब ये जो डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड, इसको हम कहते हैं पॉइस। क्या कहते हैं इसको? पॉइस। तो पॉइस इसका CGS यूनिट आएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो विस्कोसिटी है ये किस किस चीज पे डिपेंड करती है। विस्कोसिटी किस किस चीज पे डिपेंड करती है? एक तो मैंने ऊपर बताया जो F मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी जो है ये नीटा पे डिपेंड करती है। जितना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा, नीटा ज्यादा, ये विस्कोसिटी ज्यादा होगी, एरिया ज्यादा होगा, विस्कोसिटी, वेलोसिटी ज्यादा होगी, ये वेलोसिटी दोनों के दरमियान, या मैं बोलूँगा वेलोसिटी ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा, विस्कोसिटी ज्यादा होगी। क्लियर? शाबाश। अब हम कुछ और फैक्टर्स देखते हैं, जैसे टेम्परेचर है हमारे पास में, इस तरह से नेचर ऑफ सब्सटेंस है, इस तरह से मास है। अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी। विस्कोसिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? सबसे पहले टेम्परेचर, याद रखना टेम्परेचर। अगर हम लिक्विड्स की बात करेंगे, लिक्विड्स में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएंगे। मैं बोलूँगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो कम हो जाएगा। अगर वो कम हो जाएगा तो विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी वो डिक्रीज हो जाएगी, विस्कोसिटी डिक्रीजेस। लेकिन ये कहाँ पे? लिक्विड्स में। याद रखना गैसेस में उल्टा हो जाता है। गैसेस में टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी बढ़ जाती है, विस्कोसिटी बढ़ जाती है क्योंकि वहां पे मोमेंटम भी बढ़ जाता है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? शाबाश। अब दूसरा जो है ये गैसेस के लिए, ये अलग रखना, हम लिक्विड्स की बात कर रहे हैं। अब दूसरा जो यहाँ पे हमारे पास में वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अगर ज्यादा हो गया तो विस्कोसिटी भी ज्यादा हो जाएगी, विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हनी जो है, हनी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत होती है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां पे विस्कोसिटी ज्यादा है, विस्कोसिटी ज्यादा है। जबकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है लेकिन कम होती है एज कंपेयर टू हनी, तो इसका मतलब वहां पे विस्कोसिटी क्या होगी? विस्कोसिटी वहां पे कम होगी क्योंकि वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। बात मेरी समझ में आई? शाबाश। अब ये हो गया एक, ये दूसरा। तीसरा जो है वो है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास जब भी बढ़ जाता है तो विस्कोसिटी बढ़ जाती है, विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर ले लूं एंड ले लूं Hg का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। या वाटर में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर हम लेंगे सपोज मेथप्रोब्यूटेंट हेक्सेन लेंगे और यहाँ पे लेंगे हम सपोज ऑक्टेन या डेकेन, डेकेन, तो इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, mm ज्यादा है, इसका मॉलिक्यूलर मास mm कम है। ठीक, तो इसका मतलब जिसका यहाँ पे अब आप समझ गए होंगे, अगर मेरे पास डेकेन है और ये हेक्सेन है तो हेक्सेन के कंपैरिजन में जो डेकेन है वो आपको ज्यादा विस्कस लगेगा, गाढ़ा लगेगा क्योंकि उसमें मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। अब मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो इसका मतलब विस्कोसिटी ज्यादा है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कम है तो इसका मतलब विस्कोसिटी इसकी कम होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं हेक्सेन ज्यादा गाढ़ा रहता है कि डेकेन ज्यादा गाढ़ा रहता है तो आप इजीली कह सकते हैं कि डेकेन ज्यादा गाढ़ा रहेगा। ठीक है। और अगर मैं आपको शुगर वाला पानी दे दूं और अल्कोहल वाला पानी दे दूं तो दोनों में से कौन सा ज्यादा गाढ़ा होगा? तो आप इजीली कहेंगे कि शुगर वाला पानी ज्यादा गाढ़ा होगा क्योंकि उसमें एक तो शुगर का मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा रहता है और दूसरा शुगर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज्यादा रहती है, जबकि जो हमारे पास में अल्कोहल है उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है लेकिन कम होती है। तो दीज आर द फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर विस्कोसिटी, हायर विस्कोसिटी एंड और लोअर विस्कोसिटी। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फिलहाल आज इतना ही, मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए बाय।